नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। विपक्ष का दागदार चेहरा फिर से बेनकाब हो गया। खास तौर से कांग्रेस पर गरीबों की जमीन हड़पने के आरोप लगे और इस खुलासे से पूरी कांग्रेस पार्टी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची है। उसके सहयोगी दल उस पर थूक रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जैसे नेता जमीन हड़पने के मामले में सबसे आगे हैं। वहीं कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से राहुल गांधी पहले ही हार बांध चुके हैं। इधर दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच टकराव तेज हो गया है। दोनों नेता दिल्ली में अपनी अपनी लोकप्रियता के ढोल पीट रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सियासी जमीन पूरी तरह से हिल चुकी है। उनके अपने उनके दुश्मन बन चुके हैं। इधर यूपी उपचुनाव में 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव बहराइच मामले में पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, जिससे उन पर हार का संकट गहरा गया है। तो कैसे जमीन घोटाले से बैकफुट पर आई कांग्रेस और क्या बंगाल में ममता बनर्जी ने मान ली है हार? क्यों अखिलेश को राहुल पर नहीं है भरोसा? इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी की दिक्कतें कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और एक जमीन घोटाले ने और ज्यादा यहाँ पर मुश्किलें खड़ी कर दी। देखिए, जमींदारों की पार्टी है, जमीन से लस्ट तो होगा ही। बिना जमीन हथियाए, बिना जमीन खाए कांग्रेस पार्टी का खाना हजम थोड़ी होता है। जहां सरकार बनेगी वहीं जमीन खाना शुरू कर देंगे ये लोग। जमीन खोर पार्टी हो चुकी है। हुड्डा साहब थे तो गांधी परिवार के ऊपर ही, जीजा जी के ऊपर जमीन, इधर जमीन उधर जमीन। राजस्थान में सरकार बनी कांग्रेस की, जीजा जी वहां भी पहुंच गए। बाड़मेर, जैसलमेर के साइड में सैकड़ों एकड़ जमीन। एक दो कहानी थोड़ी है। लेकिन कल का मामला बड़ा गजब है। जमीन लिखवा भी ली, जमीन ले भी लिया और चोरी पकड़ी जाए इसके डर से जमीन को वापस भी कर दिया। यही कहानी आप देखिए कि यही कहानी है। राहुल गांधी ने ये घोटाला किया, ये नेशनल हेराल्ड, क्यों? अखबार चलाने के लिए थोड़ी है। नेशनल हेराल्ड के पास देश के बड़े बड़े शहरों में, प्राइम लोकेशन में जमीन का ऐसा बहुमूल्य टुकड़ा है इनके पास, उसको हथियाना था। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है। सरकार बनी नहीं, बस जमीन हड़पो। तो हुआ ये, बड़ी बेइज्जती हुई है। बेइज्जती इसलिए हुई कि ये नया मामला क्यों इंपॉर्टेंट है। ये मामला वक्फ बोर्ड में आ गया। वक्फ बोर्ड में क्यों आया? क्योंकि वहां पे कर्नाटका के पूर्व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को पेश किए करवाया गया और वो, क्योंकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं वो, तो उनके पास पूरी एक लिस्ट थी। वो लिस्ट लेकर के आ गए। वो बोले कि देखिए, ये सारे लोग हैं जो नेताओं की लिस्ट लेकर के आ गए जिन्होंने वक्फ की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है। यहां मामला फंसा और उन्होंने एक बात बताई कि जो पूरी लिस्ट है हमारे पास, उस वो बड़ी लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट में बीजेपी का कोई भी आदमी नहीं है। यही मामला फंसा कि भाई आप कह रहे हो वक्फ को बचाओ, वक्फ को बचाओ। अरे भाई, वक्फ को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो कि अपने जमीन को बचाने की कोशिश में लगे हुए हो? मुसलमानों की जमीन, जहां मस्जिद बननी थी, मदरसा बनना था, हॉस्पिटल बनना था, स्कूल बनना था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलना था मुसलमानों के लिए, ये सेकुलर नेता खा गए, चट कर गए। बस भड़क गए सब लोग। क्यों भड़के? क्योंकि उसमें खड़गे साहब का भी नाम आ गया। अब यहां से खेल शुरू हुआ और सारे कांग्रेसी गोगोई था और बहुत सारे लोग थे। और आजकल सारे लोग जो है इंडी गठबंधन की एकता के चक्कर में, देखिए, कट्टर ईमानदार पार्टी केजरीवाल, संजय सिंह, सबसे उद्दंडता वही कर रहा था। वॉकआउट कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, ये सारी चीजें। लेकिन फिर इन लोगों ने तुरंत मीटिंग की, तुरंत अपने आप को संभाला, कहा कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर बाहर जाकर के हल्ला करेंगे कि जमीन घोटाले के नाम पे, तो ओवैसी, वो तो बैरिस्टर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है,
उन्होंने कहा कि देखिए ये मसला नहीं है, हम लोग वर्कआउट करें किसी और कारण से। क्या कारण बताया? बोले भाई आप हिंदू संगठन को क्यों बुला रहे हो, ये मुसलमानों का मसला है, मुसलमानों के धार्मिक अधिकार का मसला है, तो उसमें हिंदू संगठन को क्यों बुला रहे हो, क्यों अश्विनी उपाध्याय को बुला रहे हो, क्यों विष्णु जैन को बुला रहे हो? इस तरह के लोग जो हिंदू हैं उनको क्या लेना देना है उससे? तो ये सारी चीजों को मैनेज करने की कोशिश की गई। अब एक बात समझ लीजिए, अगर ये जो तमाशा चल रहा है वक्फ बोर्ड के जेपीसी के अंदर कि हिंदुओं को मत बुलाओ, सिर्फ मुसलमानों को बुलाओ, क्यों सिर्फ मुसलमानों को बुलाओ? ये वक्फ बोर्ड का धर्म से क्या लेना देना है? वक्फ बोर्ड का इस्लाम से क्या लेना देना है? कोई बता दे कि कौन से हदीस में ये लिखा हुआ है, कौन से कुरान मजीद के कौन से चैप्टर में ये लिखा हुआ है, किस वर्ष में लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड होना चाहिए? और दुनिया के 50-56 जो इस्लामिक कंट्रीज है, कौन से देश में ये वक्फ बोर्ड है? तुम ही नया नया मुल्ला बने हो, हैं? धर्म का मामला है, कानून बना करके आपने वक्फ बोर्ड क्रिएट किया, तो ये मामला धार्मिक नहीं, ये लीगल है, ये लीगल है। और हिंदुस्तान में कोई भी कानून बनेगा उसको सेकुलर होना लाजमी है। आप इस देश में कोई कम्युनल कानून नहीं बना सकते। अगर कानून बन रहा है तो वो सेकुलर होना ही चाहिए। जेपीसी करते रहो, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। और अगर आपके लिए कोई स्पेशल कानून इस तरह से बन रहा है तो हिंदुओं ने क्या पाप किया है कि हिंदुओं के लिए भी इस तरह का बोर्ड ना हो? तो ये देखिए, कांग्रेस पार्टी, ये इंडी गठबंधन, ये वैचारिक दृष्टि से इनके पास दलील नहीं है। ये लूट खसोट करने वाले लोग हैं, खानदान बढ़ाने वाले लोग हैं, जमीन खोर किस्म के लोग हैं, इनके लिए कोई कुछ नहीं। और ये देखिएगा आगे चल के एक बड़ा विवाद बनेगा। जमीन घोटाले का जिस तरह से चुनावों से आन पहले खुलासा हुआ है, ऐसे में बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने के लिए उसने तैयारी कर ली है। और साथ ही साथ दिक्कतें तो अखिलेश यादव की भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बहराइच मामले में वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। देखिए, विपक्ष है और ये विपक्ष में बैठे नेता जो पार्टियां हैं अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, लेकिन सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी यही सब है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो जमींदार पार्टी है कांग्रेस, ये कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष है सोनिया गांधी, ये 2 साल पहले इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में विवेक टनका को जिम्मेदारी दी गई थी। मध्य प्रदेश के नेता है, राज्यसभा में रहते, बड़े वकील हैं। और इन लोगों ने ये तैयारी की कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी जमीनें कांग्रेस की है, कार्यालय, मुख्यालय या फिर पार्टी के दूसरे ऑफिसेस, इनके विंग की जमीनें, इन सब की लिस्ट तैयार करो। क्योंकि रिपोर्ट इनके पास आई कि जो हमारे छोटे छोटे शहरों में जमीन है, उन जमीनों पर, यानी कि पार्टी कार्यालय के लिए किसी ब्लॉक लेवल पर बनाया गया और वो जमीन कांग्रेस को मिली हुई थी, उन जमीनों पर कांग्रेस के ही नेताओं ने कब्जा कर लिया है, वहां पर अपना घर बना के रखे हुए हैं, दफ्तर है ही नहीं। तो इस तरह की शिकायतें कांग्रेस के अंदर आई हुई थी। रिपोर्ट फिर सामने आई कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जमींदार यानी कि लैंडलॉर्ड कांग्रेस पार्टी है। इसके पास हजारों एकड़ की जमीन है हर जगह पर। जब से आजादी मिली, लुटियंस दिल्ली पर कांग्रेस ने कब्जा करके बैठा हुआ है। इनके जितने विंग हैं वो सब लुटियंस दिल्ली में इसके होंगे ऑफिस, चाहे यूथ कांग्रेस हो या कांग्रेस सेवा दल हो या कांग्रेस पार्टी का हो, या फिर इनके कुछ राज्यसभा सांसद होते थे, इसलिए इनको भेजा जाता था कि उनके घर पर ये अपना काम करेंगे, ऑफिस बनाएंगे। ये पूरे लुटियंस दिल्ली पर कब्जा करके बैठा हुआ है 10 जनपद पर। देखिए, प्रधानमंत्री आवास से बड़ा प्लॉट है 10 जनपद का, फिर भी सोनिया गांधी बैठी हुई है। तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पर, यहां तक कि गांव-गांव में कहीं कांग्रेस के कार्यालय के लिए जमीन मिल जाएगी। और ये सारी जमीनों पर इन कांग्रेसियों ने अब कब्जा कर रखा है। लोकल लीडर ने भी उस पर अपना घर परिवार बसा लिया है। इसके लिए इन लोगों ने कमेटी बनाई थी। तो ये ऊपर के नेता से लेकर नीचे तक इन सबसे बड़े जमींदार पार्टी जो है, इन लोगों ने जमीन हड़पने की नीति तो शुरुआती दौर से 1947 के बाद से ही शुरू कर ली थी। और इसलिए नेशनल हेराल्ड की बात जो किए, मोहाली में बड़ी बिल्डिंग, यहां बहादुर शाह जफर मार्ग में बड़ी बिल्डिंग, 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इसके पास है।
तो इन पार्टियों की स्थिति यह है, विपक्ष में बैठी हुई जितनी पार्टियां हैं अपने आप के सेकुलर कहती है, कांग्रेस भी कहती है और अखिलेश यादव भी कहते हैं। अब बहराइच में ये सवाल क्या कर रहे हैं, डीजे कैसे बज रहा था, वहां पर वो लोग नारे क्या लगा रहे थे, तो कोई नारा लगाते हुए जाएगा तो तुम्हें अधिकार मिल गया कि घर से निकलो, पिस्टल निकालो और गोली मार दो किसी को। तुम शिकायत करते पुलिस के पास कि इस मोहल्ले में ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है, 2-4 का नाम दे देते, पुलिस एफआईआर करती, गिरफ्तारी करती। ऐसा तो तुम्हें अधिकार नहीं मिल गया कि तुम डंडा लेकर, राइफल बंदूक लेकर सड़क पर उतर जाओ और जो तुम्हें सामने दिखे उसको गोली मार दो। ये अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि आप कंफ्यूज किस बात के लिए होते हो। एक छोटी सी घटना घटती है, उसके बाद कहना शुरू कर देते हो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो चुकी है, और घटने पर कार्रवाई होती है तो कहते हो ज्यादती कर रही है योगी की सरकार। तो ये यहां के लोगों ने समझ लिया है, और उपचुनाव की घोषणा के पहले ये जो मुद्दा उठा है, बहराइच जैसे जगह पर, बहराइच डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर 56% मुस्लिम आबादी है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। विसर्जन के लिए हिंदू यात्रा में आप गोली चला देते हो, मार देते हो, मर्डर कर देते हो, तो इस पर अगर एक्शन हो रहा है तो धीरे धीरे अखिलेश यादव और ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। यही इनके उपचुनाव में सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। बिल्कुल, और ये चुनाव के नतीजे जो आएंगे तो उसमें इसको बड़ा खामियाजा इनको भुगतना होगा। खामियाजा तो ममता बनर्जी को भी बंगाल में भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ जो विरोध हो रहा है वो पंडालों तक में नजर आया है। देखिए, पंडाल में तो मैंने कल भी बताया, बंगाल से लोग फोन कर करके बता रहे हैं कि वहाँ हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर जगह जो है इनका अपना पंडाल होता है और वहाँ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। सब लोग, कोई डांस करता है, और वहाँ जितना भी प्रदर्शन हुआ है उसका सेंटर थीम जो है वो महिलाओं को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के। कई जगहों पे महिषासुर की जगह संदीप घोष का फोटो लगा दिया। तो आप ये समझिए कि किस तरह से बवाल मचा है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को ऐसा झटका, ऐसा पटका दिया है, रात भर और अगले 1 सप्ताह तक आप ये समझिए कि नबन्ना के अंदर कई सारे अधिकारी सो नहीं पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा मुद्दा उघेड़ा है कि ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी वो तो कहीं की नहीं रहेगी। मैं बार बार कहता हूं कि जज लोग, उनको जमीनी हकीकत नहीं मालूम होता। पिछली बार जो सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी, जज साहब ने पढ़ लिया, जज साहब ने उसे पढ़ा होगा तो उनको समझ में आया। वो कह रही है सिविक वॉलंटियर कौन है भाई, कि ये जो संजय रॉय है, जो मुख्य आरोपी है, वो कलकत्ता पुलिस की मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा है। मोटरसाइकिल कलकत्ता के कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड है। घटना से पहले वो धड़ल्ले से जा रहा है रेड लाइट एरिया, रोज जा रहा है, रोज आ रहा है, और वो है कौन? सिविक वॉलंटियर। मतलब आप तो चलता फिरता एक अजगर घुमा रहे हो सब जगह। वो तो कहीं भी किसी को पकड़ लेगा, कहीं भी किसी को कुछ कर लेगा। वो रहता कहाँ है? तो जज साहब ने पूछा कि भाई ये सिविक वॉलंटियर है क्या चीज? तो बताया कि भाई ये तो ऐसे ही है, वो हर जगह उसका इस्तेमाल होता है। बोले कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? कहो स्कूल में भी होता है इस्तेमाल, हॉस्पिटल में भी होता है। तो वकील साहब ने बताया कि नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन में भी होता है। बोले पुलिस स्टेशन में भी होता है, क्यों होता है? बोले सर ऐसे ही है। बोले कितने हैं? तो बताया कि 1500। बोला ये सब कुछ नहीं, वेस्ट बंगाल की सरकार पहले बताए कितना सिविक वॉलंटियर है। यहां तक तो ठीक था। उसके बाद नोट डाउन करवाया कि अगली सुनवाई में वेस्ट बंगाल की सरकार हमें ये सारी जानकारी दे। नंबर 1 कि रिक्रूटमेंट कैसे हुआ, किस अथॉरिटी के तहत, सरकार को किसने अधिकार दिया कि पर्सन नॉन ग्रेटा उसको आप सिविक वॉलंटियर में रखें। नंबर 2 उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, क्या कोई इश्तिहार निकलता है, कोई कंपटीशन होता है, कुछ क्वालिफिकेशन होता है, कैसे होता है। तीसरा कि इसको कहां कहां लगाया जाता है, कहां कहां ये इसकी। तो एक वकील साहब ने कहा कि इसको तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी लोग इस्तेमाल करते हैं।
तो चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि ये तो बड़ा बढ़िया तरीका है तुम लोगों ने निकाल लिया है। ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज का, कार्यकर्ताओं का, गुंडों का, बदमाशों का, पैसा कलेक्ट करने वाले लोगों का वर्दी दे दिया, सब कुछ दे दिया और चालू हो जाओ। तो आप ये समझिए कि अगर इसके ऊपर गाज गिरी तो ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे देखिए आजकल केजरीवाल यहां भी लगाया था ना सिविक वॉलंटियर, माने कौन सा गंदा धंधा नहीं था देश के दिल्ली के अंदर जो ये सिविक डिफेंस वाले नहीं कर रहे थे। कौन सा गंदा धंधा नहीं कर रहे थे। रेड लाइट को इन लोगों ने जो है बाजार बना दिया था और मामला क्या हुआ, मामला ये हुआ इलीगल है, इलीगल है। और उसके बाद से जब से ये मार्शल से बाहर हुए, जब से ये सिविक डिफेंस वाले बाहर हुए, केजरीवाल कोई प्रोटेस्ट करता है 200 लोग भी आते हैं, नहीं आते हैं। पहले क्या था, ये प्रोटेस्ट करता था, ये वही 4000-5000 लोग इकट्ठा हो जाते थे, बोले कहते देखिए इतने लोग आ गए। तो ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज का जो इसके ऊपर जो कुल्हाड़ी पड़ी है, और कोई बेंच नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये सवाल किया है। ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई होगी। बिल्कुल, ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। नींद तो केजरीवाल की भी उड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली में चुनावों से ऐन पहले आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं में आपसी टकराव और जो मुकाबला है खुद को बड़ा साबित करने की, वो और तेज हो गया है। देखिए, बड़ा साबित करने के लिए मुकाबला नहीं है, ये पार्टी के अंदर में जो चल रहा है खुसफुस, ये जो खिचड़ी पक रही है, उसको लेकर परेशानी है केजरीवाल के अंदर भी और मनीष सिसोदिया के अंदर भी। मनीष सिसोदिया पदयात्रा निकाल रहे थे इतने समय से, और केजरीवाल उस समय जेल में जब थे तो इनकी बीवी सुनीता केजरीवाल उस पदयात्रा में नहीं गई थी क्योंकि बुलाई नहीं गई थी। केजरीवाल उसमें शामिल नहीं हो रहे थे। वो पूरी तरीके से मनीष सिसोदिया ने अपने स्तर पर उसको रूट निर्धारित किया, कहां कहां जाना है, कैसे जाना है, और खुद को पब्लिसाइज किया कि अब हमें थोड़ा अपना चेहरा भी चमकाना पड़ेगा। लेकिन पार्टी के अंदर चलने लगा कि ये तो बड़ी गुटबाजी चल रही है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते थे। तो अब केजरीवाल ने जब मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लिया था, उससे पहले सत्येंद्र जैन इतने दिनों तक जेल में थे, उनसे इस्तीफा नहीं लिया था। मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर आए तो उन्हें फिर से डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि उसके लिए कुछ बहुत बड़ी मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी, किसी को हटाने की जरूरत नहीं थी। एक पद मंत्री का पहले से ही खाली पड़ा हुआ था। लेकिन इससे जो पार्टी के अंदर गुटबाजी चलने लगी कि मनीष सिसोदिया के साथ कौन, केजरीवाल के साथ कौन, अब ये चीजें इनको भी पता चली है। अब केजरीवाल सोच रहे हैं कि जब तक मनीष सिसोदिया के साथ यात्रा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये खुसफुस रुकने वाला नहीं है, फुसफुसाहट चलती रहेगी। और ये पार्टी के अंदर जब चल रहा है तो कारपोरेटर से लेकर विधायक तक सब परेशान हैं। और इधर एक और बड़ी बात आ गई, क्योंकि कारपोरेटर जिनको स्टैंडिंग कमेटी के लिए अभी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है, चुनाव ही नहीं कराने दे रहा है, तो ऐसे में एलजी ने कर दिया साफ तौर पर, अधिकारियों को अधिकार दे दिया कि आप 5 करोड़ से ऊपर के जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं उस पर फैसला खुद लो। क्योंकि सौरभ भारद्वाज के पास जो ही फाइल जाता था, एक 1.5 महीना से पेंडिंग पड़ा हुआ है, बिना कोई एक्सप्लेनेशन के वो फाइल को दबा के रखे हुए था। इसलिए एलजी ने कहा कि मंत्री की जरूरत नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो नहीं रहा, तो इसके लिए पहले जरूरत है कि दिल्ली का काम नहीं रुकना चाहिए, और एक साथ 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलवाई। 1100 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट तो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर है। अब इन बातों से आम आदमी पार्टी के अंदर लग रहा है कि एलजी जो काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट सीधे बीजेपी को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। और एक एक जो हमारे मंत्रियों की पोल खुल रही है, हमारे पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, और फिर जो ये कारपोरेटर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं इस वजह से कि उनके एरिया में उनको फंड ही नहीं मिल रहा, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हो रही है, काम करने के लिए इन लोगों के पास आधार नहीं है। तो ऐसे में पार्टी के अंदर जो इतनी परेशानियां चल रही है,
जिसमें एक तड़का और लग गया कि सिसोदिया और केजरीवाल दोनों अलग अलग रास्ते पर हैं, तो इसको दूर करने के लिए केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के साथ हम भी यात्रा करेंगे। 70 विधानसभा सीटें हैं और हर जगह पर हम रूट तैयार करेंगे और वहां पर हम दोनों साथ साथ घूमेंगे। लेकिन इसके बावजूद परेशानी खत्म नहीं हुई है। केजरीवाल अभी भी इसी बात से लड़ रहा है कि हमारे पार्टी के नेता जो आज केजरीवाल के पीछे पीछे चलते थे, आंख में आंख डालकर सवाल कर रहे हैं कि क्या दिल्ली हम जीत पाएंगे। जिस तरीके से स्थितियां बदली है उसमें संभव तो नहीं लग रहा कि 20-25 सीटों से ज्यादा आम आदमी पार्टी को आएगी। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल आजकल बेचैन हो चुके हैं। चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मान रहे राहुल गांधी को अब उनकी अपनी पार्टी के नेता ही अपना लीडर मानने से हिचक रहे हैं, जिससे साफ है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर सहयोगी दल राहुल गांधी को कोई भाव नहीं देने वाले हैं। इधर दिल्ली में केजरीवाल का करिश्मा खत्म हो चुका है। सिसोदिया खुद को आप में बड़ा नेता मान बैठे और पार्टी में गुटबाजी हावी है। बंगाल में लगातार ममता को जलील होना पड़ रहा है। अखिलेश का भी चुनावी गणित गड़बड़ा गया है, यानी हर तरफ से विपक्ष पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। इसी के साथ इस शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।